Yes, hello friends, this is Jyoti Shukla. Welcome again in this UPSC EPFO PYQ सीरीज. सो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं पार्ट 9 को. इससे पहले हमने जो है वो 8 पार्ट्स जो है वो कवर किए हैं. उसमें आप देख सकते हो, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको प्रीवियस ईयर का अगर आइडिया रहता है तो उस अकॉर्डिंग आप जो है आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाती है. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है. ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है. अभी तक हमने पार्ट 8 तक हमने 70 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया है. तो 71 में है, ये सीरीज में लगाना है. ये युद्ध दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसके बीच में हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था. तो ये सल्तनत काल का अंतिम शासक फिर हो जाएगा लोदी. इट मीन्स की जो थोड़ा सा भी पावरफुल था उसके बाद में रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं थी. मुगल काल की जो है वो यहाँ से नींव पड़ जाती है. और फिर आप देखते हैं कि 1527, 1528, 1529 ये लगातार बाबर जो है वो युद्ध करके अपना थोड़ा सा साम्राज्य जो है वो विस्तार करता है और उसके बाद इसकी डेथ भी हो जाती है 1530 में. ठीक है, तो उसके बाद फिर उसका लड़का जो है वो गद्दी पर बैठता है. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आपका ये पानीपत का वियतनाम का युद्ध जो है वो आपका 1955 के करीब में होता है. फ्रांसीसी क्रांति जो है वो आपको पता होगा 1789 में हुआ था. और प्रथम खाड़ी युद्ध जो है वो काफ़ी बाद में मीन्स 1990 के करीब में हुआ था. प्रथम विश्व युद्ध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1914 से 1919 तक जो है वो हुआ था. तो अगर आप इसको सिक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले आपका पहला और सबसे बाद में आपका प्रथम विश्व, इट मीन्स ये खाड़ी युद्ध जो है वो सबसे बाद में हो जाएगा. ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग में और चौथा लास्ट में देखो कहाँ पे मिल रहा है. तो पहला स्टार्टिंग में, चौथा लास्ट में, पहला स्टार्टिंग में, चौथा लास्ट में, ये दोनों हो गया. तो दो ऑप्शन तो इधर कट गए क्योंकि ये 3 से और ये 3 से स्टार्ट है. ठीक है, अब इसके बाद अगर आप डेट वाइज देखो तो दूसरा आपका आ जाएगा ये इट मीन्स की ये आपने देख लिया फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 है ना. तो दूसरा नंबर पे आपका ये आ जाएगा. इट मीन्स की 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 आप देखो कहाँ पर है, ये है 1 के बाद 3. तो देखो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है. अगर आपको पूरे डेट जो है वो एक अच्छे से लिखना है तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में, फ्रांस की क्रांति जो हुई वो 1789 में, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 14 से लेकर 18 तक चला था, वियतनाम का युद्ध 55 से लेकर 75 तक, और प्रथम खाड़ी युद्ध जो है वो 90 से लेकर के 91 में हुआ था. ठीक है, आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर. यहाँ पर है अ ब्रांच ऑफ scholarship that flourished in Europe, particularly from the 15th to the 18th century, and was devoted to the appreciation and chronicling and classification of historic and non-organic relics, monuments and old text refers to. आप हिंदी में भी देख सकते हो. अब ये जो है आपका ये पुरातनवाद जो है वो कहलाता है. इट मीन्स एंटीक्वारियनिज्म जो है वो ये है. एंटीक्वारियनिज्म के बारे में अगर आप जानना है तो आप देख सकते हो कि विद्वता की शाखा है जो यूरोप में 15वीं से 18वीं शताब्दी की तक रही है और ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेष जो है उसके स्मारक जो हैं और प्राचीन मूल ग्रंथ जो हैं वो गुण दोष का जो है विवेचन जो है वो करता है. स्त्री धन यहाँ पर दिया हुआ है. इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द स्त्री धन. ठीक है, तो स्त्री धन जो है वो 3-4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है. दिया है विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके जीवन काल के विभिन्न अवसरों पर उपहार में दी जाती है. तो बिल्कुल ये स्त्री का धन होता है, ये सही है. दूसरा है विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके प्रथम विवाह के समय उपहार स्वरूप दी जाती है. सिर्फ विवाह स्वरूप उपहार में दी जाती है ये नहीं होगा, उसके पूरे जीवन काल का जो होगा वो हो जाएगा. इट मीन्स दूसरा तो आपका गलत हो गया. तीसरे में देखो स्त्री की मृत्यु पर यह धन उनकी संतानों और पति को विरासत में मिल सकता है. ठीक है, चौथा है स्त्री की मृत्यु पर यह धन उनके नैसर्गिक कानूनों दत्तक संतानों को विरासत में मिल सकता है और उस धन के किसी भी भाग पर उसके दामादों में किसी का भी कोई दावा नहीं हो सकता. देखो ये देखो कह रहा है कोई भी दावा नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है. खैर अगर आप दूसरे ऑप्शन को काटो तब देखो क्या आपका आंसर मिलता है. तो 73 में अगर आपने ना दूसरे ऑप्शन को काट दिया, देखो यहाँ से आपका कट गया लेकिन फिर भी आपका बच रहा है, तो 1 और 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. यहाँ पर आपका जो चौथा ऑप्शन है ना वो भी जो है आपका वो गलत हो गया क्योंकि अभी हमने बोला ना नेगेटिव वर्ड है. तो आपका पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा. पहला अभी ऑलरेडी हमने सही कर लिया था, तो पहला और तीसरा जो है वो सही है. नेक्स्ट आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर. तो भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है? तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो 2015 का है. तो 2015 में जो था उस समय पर सी ऑप्शन जो था वो सही था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस समय पर 28 जो है वो राज्य हैं और 8 जो है वो यूटी हैं. ठीक है,
वैसे अगर जब इससे पहले देखा जाता था कुछ साल पहले जब जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट रहता था, तब 29 स्टेट थे हमारे, और 29वां जो स्टेट था वो तेलंगाना था, ठीक है। लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर को, आप सभी को पता है कि 2019 में जो है वो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, इट मीन्स यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, अब स्टेट वो नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके हो गए थे 28 स्टेट और 9 जो है यूटी, लेकिन बाद में दमन दीव और दादर नगर हवेली जो था उसको मर्ज कर दिया गया, तो अब कितना हो गया 8। तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट एंड 8 जो है वो यूटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। पहला है, इससे यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत स्थल जो है वो घोषित किया, बिल्कुल सही है। देखो ये करंट का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि 2015 का क्वेश्चन था ना, मतलब 2-3 साल पहले जो है वो करंट पूछा है। तो खैर वैसे हमें यूनेस्को की जो भी चीज़ें जो है, अगर कोई भी लिस्ट आती है, अगर इंडिया से कोई भी, खैर अभी इधर साल 2 साल से अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम में अपना राजस्थान पिंक सिटी जो है वो ऐड किया गया था, पिछले साल आपने देखा होगा रामप्पा में मंदिर और धौलावीरा जो है उसको भी जो है यूनेस्को की साइड में ऐड किया गया था 39वां और 40वां। तो टोटल अभी जो है अगर यूनेस्को की बात करें ना, तो इंडिया में कितने टोटल स्थल हैं, तो इंडिया में टोटल अभी 40 जो हैं वो स्थल हैं। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा है, यह विश्व की जैव विविधता के 8 तप्ततम इट मीन्स हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से एक है, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया के 8 टॉप 8 जो है जगहों में से ये एक आता है। इसमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका चौथा कह रहा है, हाल ही में ONGC सर्वेक्षणों में विशाल तेल नीचे पाए गए, तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट हो गया, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन पर। तो 76 आप देख सकते हो, कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी। अगर आपने रामायण देखा होगा तो वहाँ पर भगवान राम जो है वो सरयू नदी में जो है उनसे काफ़ी बार जो है देखने को मिलता है, वहाँ पर कई बार सीन आता है, ठीक है। बाकी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फाल्गु नदी अगर आप देखो तो ये बिहार में है, और ये जो है आप देखोगे तो ऊपर से सूखा रहता है, ऊपर से मतलब बालू सा रहता है, मतलब हमेशा वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पूरे साल में बात करें तो वो सूखा रहता है, ऊपर से बालू जो है वो ढका रहता है, लेकिन अगर आप बालू हटाओगे तो नीचे पानी। इस नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये आई थिंक गया के आसपास वाले रीजन में पड़ता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। गंगा है, गंगा के किनारे जो है वो नदी, गंगा जो है मोस्टली अगर पूछा जाए कितने स्टेट में फ्लो करता है तो वो 4 स्टेट में, ठीक है। यूके इट मीन्स उत्तराखंड से निकलता है, दूसरा आपका एंटर करता है इसमें अपने उत्तर प्रदेश में, और फिर जाता है आपके बिहार में, और फिर चौथा वेस्ट बंगाल में चला जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट से होकर के जाता है। गंगा की लेंथ की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। गंगा के किनारे वाले शहरों की बात करेंगे तो कानपुर हो जाएगा आपका, इलाहाबाद हो जाएगा आपका, ठीक है। इलाहाबाद जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, आपका बनारस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर जो है वो शहर आपको याद रखने हैं। यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली है, आगरा है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हो 77 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत कमेटी ने अपने किस संस्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी की सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया। तो आपको ध्यान देना है, खिलाफत कमेटी के साथ में महात्मा गांधी जी कब जो है वो साथ में आते हैं। तो ये कौन सा अधिवेशन हुआ था खिलाफत कमेटी का, तो ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1919 के रोलेट एक्ट, देखो रोलेट एक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो रोलेट एक्ट आया था ना बहुत ही खराब था, मतलब उसमें किसी को भी जबरदस्ती कभी भी मतलब बिना किसी कारण के, उसी को बोला जाता है ना बिना अपील बिना दलील ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो उसमें किसी को भी जो है वो जेल में डाल दिया जाता था। तो ये इसी के खिलाफ में जो ये जो है अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया था, और इनकी जो वो हुई थी, इनकी जो बैठक हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी, और इसी में महात्मा गांधी जी भी जो है वो शामिल होते हैं। भारत को जानो कार्यक्रम के IB प्रोग्राम क्या है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ये जो है ना खास करके विदेशियों के लिए, जो विदेश से के माइग्रेंट्स होते हैं, इट मीन्स माइग्रेंट्स नहीं, आप ये कह सकते हो जो विदेशी लोग होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, यानी विदेशों में बसे भारतीय युवाओं के लिए भारत के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखो क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में जाकर के रहते हैं, ठीक है। तो वो भारत को जाने, उनको एक्सप्लोर करें। 78 के बाद आपका आ जाता है 79।
79 में आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और इसका कह रहा है परिमाप, इट मीन्स पेरीमीटर क्या होगा। तो ये देखो 10 है और ये 12 है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसका जो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये भले ही ऊपर नीचे कर दिया है, इसको अगर देखोगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी तो सामने वाला 12 ही होगा, पूरा मिलाकर के 12 होगा। और इधर वाला जो होगा, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 ही होगा। अब इन सारे को ऐड कर दो, 10 + 10 20, और ये आपका 12 12 20, 12 12 24, 24 एंड 20 कितना हो जाएगा 34, 44। आपका 44 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में SEZ किसके लिए विकसित किया गया है। तो ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए देखो ये SEZ में क्या किया जाता है कि यानी कि ऐसी जगहें होती हैं जैसे कि खास करके बहुत ही ऐसा एरिया होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादातर किए जाते हैं। तो घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए जो है SEZ का है जो है वो विकास किया जा रहा है। 80 के बाद आ जाता है आपका 81 नंबर क्वेश्चन। SEZ के बारे में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। स्पेशल इकोनॉमी जोन या किसी देश के विशेष के भीतर एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें प्राप्त हैं जो गैर शेष क्षेत्र के अनुमन्य नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना स्पेशल जो है वो छूट वगैरह भी प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कुछ जो स्टेट्स के नाम दिए हैं, जो पर्टिकुलरली जैसे कोच्चि हो गया, सूरत हो गया, सांता क्रूज हो गया महाराष्ट्र का, चेन्नई हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया आप कह सकते हो, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगेन है मैथ। किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं और उनके औसत क्रमशः 55 और 58 है। पूरी कक्षा में औसत क्या होगा। देखो लड़के और लड़कियां तो दे दिया और उनका जो है औसत कितना है वो भी दे दिया। तो 20 लड़कियां और 55, तो 20 × 50 कर दो, और 30 लड़के और 58 जो है इसका औसत है, तो 30 × 58 कर दो। इन दोनों को ऐड कर दो, 20 + 30 आपका आ जाएगा 56.8। इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 82 में आते हैं, निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले किसी उद्योग पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, बजट की हुई मासिक नियत लागत 2,20,000 है, और सामान्य मासिक उत्पाद 12,000 प्रति मानक श्रम घंटा है। और तीसरा है मानक परिवर्ती उपरिव्यय दर जो है वो 25 प्रति घंटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फैक्ट्री की कुल परिव्यय दर क्या होगी, ठीक है। तो आप इसको भी अब सॉल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन में अब देखो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स मानक परिवर्ती उपरिव्यय दर प्लस बजट की हुई मासिक नियत लागत बटे जो है अपान सामान्य मासिक उत्पाद। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 43.33 प्रति श्रम घंटा। इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, और ये आपका हो गया 83 नंबर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके यूपीएससी में भी क्वेश्चन ये जो है पूछा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना करके। उनका तो आप जानते हो कि काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अम्लीय वर्षा जो होता है ना, ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। एक और भी, अगर HNO3 होता है, इट मीन्स अगर नाइट्रिक एसिड होता है ना, तो उसके कारण भी अम्लीय वर्षा होता है। अच्छा, अम्लीय वर्षा से होता क्या है? अम्लीय वर्षा से जो होता है वो जो आपके आप कह सकते हो कि जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, जैसे मोनूमेंट्स, जैसे आप आगरा का ताजमहल देख लो। जो आगरा का ताजमहल है ना, वो आपका येलो पड़ रहा है अभी, यानी व्हाइट से जो है वो येलो हो रहा है। तो क्या रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर उसके आसपास में ना सल्फर डाइऑक्साइड की जो फैक्ट्रीज जो है ना, वो सल्फर की बहुत ज़्यादा हैं, और अगर सल्फर की फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ से क्या निकलता है? वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। और वहाँ का जो वो उस बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग है, इट मीन्स की आपका जो मोनूमेंट्स है वो जो है पीला हो रहा है। DNA अंगुली छाप, इट मीन्स DNA फिंगरप्रिंट जो टेक्निक है, ये किसके लिए यूज होता है? तो ये डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, मतलब कहीं पर भी अगर पेरेंट को लेकर के, इट मीन्स पेरेंट को पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर हम फिंगरप्रिंट DNA, बाकी एड्स वगैरह के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो DNA फिंगरप्रिंट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। इसको आप देख सकते हो 85 नंबर। तो समान अमाप और आकार की 4 गेंदें, कितनी गेंदें हैं? 4 गेंदें केवल ऊपर से खुले एक संदूक में है। प्रत्येक गेंद भिन्न भिन्न की हैं। ये रंग क्या क्या है? हरा है, लाल है, सफ़ेद है और नीला है। मतलब 4 तरह की जो है वो गेंदें हैं। केवल एक ही गेंद बिना संदूक में देखे एक यादृच्छिक बाहर निकाली गई, और इसका रंग जो है वो नए करने के
क्या है, इसका रंग करने के बाद उसे संदूक में वापस रख लिया गया। क्रमिक निकासियों में एक सफ़ेद और एक लाल गेंद के किसी भी अनुक्रम में निकाले जाने की क्या संभावना है? तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रायिकता आपका PE = NE/NS, यानी कि जो कुल संभावित प्रकार बटे कुल प्रकार। तो आपका कुल प्रकार माने कि 4 × 4 हो जाएगा 16, और संभावित प्रकार यानी 2 लाल सफ़ेद एक साथ हम रख सकते हैं, सफ़ेद लाल को एक साथ रख सकते हैं। तो 2/16 आप कर दोगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 1/8 जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। तो 1/8 जो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर पे। तो ये दिया हुआ है आपका क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका दूसरा MSME, ये माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम दिया हुआ है। तीसरा आपका दिया हुआ है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, एंड फोर्थ इज गिवन ईयर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्या कह रहा है, कौन सा सर्व सामान्य विशेषता है, ठीक है, कौन सा कॉमन जो है वो प्रोग्राम है। तो इसमें दिया है पहला, वे कृषि के सुधार से संबंधित हैं, ठीक है, ये कृषि से सुधार से संबंधित हैं, या MSME के लिए हैं, या फिर तीसरा है वे बड़े पैमाने पर उद्योगों के सुधार के लिए हैं, या ये पारंपरिक जो है वो कुटीर उद्योग के लिए हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है ये MSME के लिए जो है वो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आप देख सकते हो, इसके सारे पॉइंट्स जो है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन पर। 87 में आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं हम 87 में क्या है। तो स्पैम दिया है, और ये पूछ रहा है कि जो ईमेल होता है ना, ईमेल आप लोग मेल करते होगे, तो कभी कभी आपका मेल जो है वो स्पैम भी करता होगा। तो स्पैम क्या होता है, ठीक है। पहला दिया हुआ है मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दूसरा है अ सर्च इंजन, तीसरा एक्टिवली ऑफ द यूजर, और कमांड इनिशिएटेड बाय द सेंडर। तो ये आपका पहला हो जाएगा। इट मीन्स अंधाधुंध वितरित किया गया कोई संदेश। अगर आपने ना एक साथ आप मैसेजेस वगैरह डाल रहे हो, तो उसमें आपका जो है अगर बल्क में हो जाता है तो वो स्पैम होने का भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। किसी बेलनाकार बंद टंकी में 36 पाई घन मीटर जल है और यह अपनी क्षमता की आधी भरी है। जब बेलनाकार टंकी को समतल भूमि पर इसके वृत्ताकार आधार पर खड़ा किया जाता है तो टंकी में जल की ऊंचाई 8 मीटर होती है, लेकिन जब इस टंकी को समतल भूमि पर इसके पार्श्व पर रखा जाए तो भूमि की जल पृष्ठ की ऊंचाई क्या होगी। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 36 पाई इंटू 2 इट मीन 72 पाई हो जाएगा। अब बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। ऐसे देखो मेंसुरेशन से ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी आपका शंकु दे देगा, कोण दे देगा, तो कभी आपका स्फेयर दे देगा। तो एक इसके ना फार्मूले आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फार्मूले अगर नहीं पता होते हैं तो फिर हमें सपोज हमें आ भी रहा हो और अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए ना तो फिर गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। R² H = 72 है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो R² × 8 = 72। इट मीन्स 8 9 जो आपका हो जाएगा 72। इट मीन्स R² = 9, तो R = हो जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो R = 3 मीटर आपका जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 89 क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में देखना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल देखिए 89। इसके बाद हम आते हैं ये 89 में ही, किसी संस्था में उत्पादन की गतिविधियों में उपयोग में आने वाली किसी विशिष्ट वस्तु की माल सूची संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं। स्टॉक में मात्रा 1500 इकाई है और इस स्टॉक का मूल्य 1,27,000 है। इससे प्रति इकाई औसत लागत 85 निकलती है। आगामी वर्ष X के दौरान 300 इकाइयाँ प्रति इकाई औसत लागत ₹95 पर उपभुक्त होती हैं। पहले आवक पहले जावक के आधार पर, यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा के आधार पर कार्य करने पर वर्ष X के अंत में इस वस्तु की विशिष्ट माल सूची मूल्य क्या होगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका कुल मूल्य निकालोगे और उसके बाद फिर आप माइनस कर दोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा। इट मीन्स जो है आपका 1,05,500 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसको बताना है। यह प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही है। इसे यह नाम 1936 में दिया गया, सही है। और ये DTH सेवाएं प्रदान नहीं करती, ये गलत है। DTH सेवा प्रदान करती है। FM रेनबो और FM गोल्ड इसके सहायक चैनल हैं। देखो अब अगर आप इससे ना काटने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, तीसरा अगर आपने काट दिया, ये देखो बिल्कुल आपका सही हो गया, आपका आ गया आंसर, यानी 1 2 4 भी आपका जो है वो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत में रेडियो की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। 1923 में पहला कार्यक्रम जो है मुंबई रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी जो है वो रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो आकाशवाणी से रिलेटेड आपने उषा मेहता को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय पर बहुत सारी लेडीज जो है वो इन सबसे जो है वो जुड़ी थी। उसमें उषा मेहता का नाम जो है वो प्रमुख है और कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा भी गया है, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो
का जो है वो प्रसारण किया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। 1990 के बाद आ जाते हैं 91 में गिरी अप्रोच, ठीक है, गिरी अप्रोच जो है वो दिया हुआ है कि इन इंडस्ट्री रिलेशन इन इंडिया स्पॉइल्स द कॉज ऑफ, यानी भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किसके उद्देश्य का समर्थन करता है? तो पहला है न्याय निर्णय, दूसरा है कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग, तीसरा है कंसोलिएशन यानी समाधान, और चौथा है आर्बिट्रेशन यानी विवाचन। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। किसी दौड़ में प्रथम 4, देखो कितने हैं, 4 विजेताओं को अंक प्रदान किए जाने हैं। प्रत्येक विजेता के अंक उसके ठीक बाद के स्थान के विजेता के अंकों से 5 अधिक होने आवश्यक हैं। कुल प्रदान किए जाने वाले अंकों का योगफल 50 है। तीसरे स्थान के विजेता के लिए कितने अंक होंगे? तो इसको आपको ना सॉल्व करना पड़ेगा। 5 अधिक है ना, तो आपको लेट कर लो कि चौथा मान लिया x है, तो तीसरा जो है 5 अधिक है तो x + 5, दूसरा उससे 5 अधिक है तो 5 ऐड करो, जो पहला वाला है वो उससे 5 अधिक है तो ये, अब सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करने के बाद 50 आ रहा था तो इसको ऐड करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। अब तीसरे का पूछा था तो आप x + 5 कर दो एंड इनके आपका हो जाएगा 10, तो 10 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो तीसरा आपने ये देख सकते हो कि ये x + 5 था, तो इसलिए अगर चौथा यहीं पे पूछ लेता तो 5 आप और ऐड कर देते। नेक्स्ट आते हैं हम एफडीआई अंतर्वाह में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां सही हैं? तो एफडीआई के बारे में दिया हुआ है। पहला दिया है कि एफडीआई 2003-4 में एफडीआई इक्विटी साम्य अंतर्वाह प्रतिशतता वृद्धि ऋणात्मक थी। दूसरा है 2004-5 से 7-8 तक एफडीआई अंतर्वाह बहुत उच्च और धनात्मक थे। इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है कि देख लेते हैं 2008-9 में एफडीआई अंतर्वाह धनात्मक थे किंतु पिछले वर्ष की अपेक्षा घटे थे। तो यहाँ पर आप कूट देख सकते हो 1, 3, 1, 2, 3, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मीन्स 3 के तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है, तो यहाँ पर आप टिक कर लोगे, ठीक है। 1, 2 एंड 3, तो ये आपका सही है 1, 2 एंड 3 जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 93 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 94 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये एफडीआई के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिए। एक खैर वही पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं। 94 में आते हैं, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने की तुलना में उसी वस्तु को आनंद तंत्र का उपयोग कर एक निश्चित एक दी गई ऊंचाई तक उठाने में किसी एक चीज़ में कमी होती है। देखो ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। इन राइजिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ गिवन हाइट बाय मीन्स ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज कंपेयर्ड विद द रेजिंग द ऑब्जेक्ट वर्टिकली देयर इज द रिडक्शन इन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि फोर्स टू बी अप्लाइड, सेकंड वन इज वर्क रिक्वायर्ड, थर्ड है डिस्टेंस कवर्ड, फोर्थ वन इज फ्रिक्शन फोर्स। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने की तुलना में आगत तल द्वारा निश्चित उठाने में कम बल लगता है, अतः ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। किसी प्रेषण में 16 सुनिश्चित धनात्मक संख्याओं के एक संख्या के माध्य और मानक विचलन क्रमशः 26 और 3.5 है। 24 सुनिश्चित धनात्मक संख्याओं के एक अन्य संख्या के माध्य और मानक विचलन दोनों ही प्रेषणों की स्थितियों को बदले बिना क्रमशः 29 और 3 है। उनके समन्वित समुच्चय के माध्य और मानक विचलन जो है वो क्रमशः होंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार से। तो 95 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ये है और 27.8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो समुच्चय का माध्य अगर आपको निकालना है तो 16 संख्याओं का माध्य गुणित 16 और 24 संख्याओं का माध्य गुणित 24 हो जाएगा। 16 + 24, इट मीन्स जिस तरीके से आप एवरेज निकालते हो उसी तरीके से आपका माध्य हो जाएगा। 27.8 आ गया, ठीक है। अब समुच्चय का मानक विचलन क्योंकि पूछा था, सिर्फ माध्य तो पूछा नहीं था, तो मानक विचलन निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और आपका फाइनल जो है 3.21 के सिमिलर या उसके आसपास जो है वो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो माध्य आपका 27.8 है और ये जो समुच्चय ये जो विचलन था वो आपका 3.21 है। नेक्स्ट आते हैं 96 नंबर। हाँ, एक फ्रेंड और मतलब एक मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करो और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो ताकि सभी को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग जो है वो चैनल को देखते तो हैं लेकिन वो जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई डोंट नो कि इनसे मतलब इससे कोई फ़ायदा या नुकसान आपका तो नहीं होने वाला है ना।
आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ उसका एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर सही लगे आपको, बिल्कुल थोड़ा सा भी ठीक ठाक लगे तो आप सब्सक्राइब और जो है वो लाइक और अपना फीडबैक भी जरूर दे दिया करिए। नेक्स्ट आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है एक जावक्रिय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर, देखो रज्जु वगैरह मतलब हिंदी में उतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में चले जाओ। सॉलिड ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव इन। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द वेव, दूसरा है SHM विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दैन दैट ऑफ द वेव, एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द सेम angular speed as that of the wave, and fourth one is uniform circular motion with the different angular speed than that of the wave। तो डी ऑप्शन जो है आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो अगर आप सारे ऑप्शन को देखने की ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये भी आपका जो है वो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में बेसिकली आपका फिजिक्स, ये आप देख सकते हो SHM का फिगर जो है वो बनाया है। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन पर। तो द डिवाइस दैट वर्क विद द कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब्ड एज, तो जो ये डिवाइस जो है वो कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लग एंड प्ले जो है वो कहते हैं। प्लग एंड प्ले के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपका गेम, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, ये सब हो जाते हैं। 98 नंबर में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकी परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका आप इंग्लिश भी देख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ईजी लगे उसको आप देख सकते हो। ABCD, यहाँ पर आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी स्प्रेडशीट। देखो अगर हमें डेटा से रिलेटेड कोई काम करना होता है ना, काउंटिंग से रिलेटेड जो है टेबल वगैरह बनाना होता है, तो स्प्रेडशीट क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो जो है कॉलम्स रोज बने होते हैं, सेल्स होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें हमें क्या होता है, लाइक हमें कैलकुलेशन वगैरह भी करना है तो हम सीधे वहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं और फॉर्मूला डालने के बाद वो सीधे मतलब डायरेक्टली ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन्स जो भी हमें कैलकुलेशन करना है वो ईजिली हम कर सकते हैं। सपोज आपको करीब 15-20 लोगों का परसेंटेज निकालना है तो आप आराम से एक फार्मूला लगाओ, सारे सेल को जो है वो सिलेक्ट करो और ईजिली आप जो है वो लगा सकते हो। तो स्प्रेडशीट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे आप MS Excel के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का सीट आपने देखा होगा, आपने काम भी किया होगा, होप सो। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS। तो यहाँ GPS देखो, GPS ना बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है, ठीक है। भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली ग्लोबल यानी GPS के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 99 दे दिया है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि GPS अलाउ एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग ऑन ATM ट्रांजैक्शन, तो ये ATM से भी रिलेट कर सकते हैं। दूसरा है GPS रिलाई ऑन द सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, एक, केवल, दो या एक, दो, दोनों, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं, तो GPS के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो GPS जो है USA के रक्षा विभाग ने किया है। हाल ही में भारत ने GPS सैटेलाइट का सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया है। GPS के द्वारा ही ATM से लेन देन की वास्तविक समय और अंकित हो पाता है। GPS संकेतों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के लिए समूह पर निर्भर करता है, ठीक है। अभी तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह किया है, तो काफ़ी एडवांस लेवल का हो गया। तो बिल्कुल एक बार जरूर अगर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो जरूर देख लेंगे। सेलुलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है जिसको पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है जनरेशन रिप्रेजेंट दी number of the subscribers, higher generation has more subscribers. Second one is 2G technology has two standard CDMA and GSM 2G टेक्नोलॉजी CDMA, ठीक है। तो ये मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिया हुआ है। 2G टेक्नोलॉजी हैज CDMA स्टैंडर्ड एंड 3G हैड GSM स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 and 3, 1, 3, तो यहाँ पर आपका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो स्टेटमेंट आपके गलत हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया डी ऑप्शन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और 101 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा 6ठी शताब्दी BCE के गणों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर आगे हिस्ट्री का क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राचीन भारत गण अल्पतंत्र थे। दूसरा दिया हुआ है आपका प्राचीन भारतीय गण और राजतंत्री, इट मीन्स द एंशिएंट इंडियन गण, ठीक है, गणम वर मोनोआर्कियल स्टेट। एंड थर्ड वन इज मगध, ये आपका दिया हुआ है मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। चौथा है बौद्ध मठ व्यवस्था की कार्य विधियाँ राजनीति पर प्रतिरूपित होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शंस दिया है 1, 2, 3,
1 2 3 4, 1 2 4 एंड 3 4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो आपने गढ़ और संघ के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो होप आप इसको एक बार रिकॉल कर पा रहे हो। और हाँ, ये देखो जनपदों के नाम है ना, तो 12 महाजनपद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर उनका लोकेशन जो है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एकमात्र जो है आप साउथ इंडिया में देख सकते हो, तो वो कौन सा था वो आपको पता होना चाहिए। 102 निम्नलिखित घटनाक्रमों में कालानुक्रम क्या है? भारतीय कपास के निर्यात में ह्रास, भारत में कपास उत्पादन में तेजी, सिविल वार। तो देखो इसको ना अरेंज करना है, इट मीन सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले तो भारत, देखो पहले ना कपास का ह्रास होने लगा था हमारे यहाँ, भारतीय कपास के निर्यात में जो है वो कमी होने लगी थी, तो पहले तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ ना, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो फिर भारत में कपास उत्पादन में जो है वो तेजी आई। एक मिनट, हाँ, तो 1 3 और 2 फिर आपका इसमें आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। तो फिर जब वहाँ पर, क्योंकि अमेरिका में यहाँ पर ह्रास क्यों आया था? क्योंकि अमेरिका से वो लोग अपना प्रोडक्शन कर ले रहे थे, ब्रिटिशर जो थे वहाँ से अपना ले लेते थे सामान, लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध होने लगा तो फिर से इंडिया पर वो डिपेंड हो गए। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 2। तो देख लो यहाँ पर सीरीज में मिल रहा है 1 3 एंड 2, तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख सकते हो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वो 1861 से 1865 के बीच में हुआ था। तो अमेरिका के गृह युद्ध के कारण वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो गई थी। 103 में अगर आते हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी निजी प्राइवेट बीमा कार्यक्रमों तथा सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के बीच प्ररूपी विभेद है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पर्याप्तता बनाम समस्या, दूसरा है स्वैच्छिक बनाम अधिदेशात्मक सहभागिता, तीसरा है संविदात्मक बनाम सामुदायिक अधिकार और चौथा है निधियन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ऑप्शन, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 1 2 3 4 सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर है आपका 104 असंतुलित, इट मीन्स अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज हाइपोसिंथेसाइज्ड व्हेन। पहला एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल ग्रोथ रूट्स, दूसरा है सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड, थर्ड वन इज सप्लाई ऑफ कैपिटल इज अनलिमिटेड एंड फोर्थ वन इज एक्टिव सेक्टर नीड टू एनर्जाइज स्लगिश सेक्टर। तो आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही है, सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। नेक्स्ट आते हैं 105 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में सन्निविष्ट है? तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की न्यूनतम डाउनलोड रफ्तार के साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड, दूसरा है अगले 5 वर्षों में भारत के ग्रामीण दूरभाष घनत्व को 39% से उन्नत कर 70% करना, रोमिंग प्रभारों को समाप्त किया जाएगा। तो आपका अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखो तो 1 2 1 3, तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन जो है वो सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही है। दूरसंचार नीति के बारे में जो कि 2012 में आया था, उसके बारे में आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो। 106 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएनओ द्वारा नियत किए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हो आत्यंतिक निर्धनता को घटाकर आधा करना, और HIV एड्स के प्रसार पर विराम लगाना, दूसरा खाद्यान्नों की नई विकसित किस्म को विकसित करना और भरपूर फसलें सुनिश्चित करना, तीसरा है सुनिश्चित करना कि अल्पतम विकसित देशों में जनसंख्या ना बढ़े, और चौथा है प्रबंधनों तथा सुनामियों के विषय में पर्याप्त और समय पर पूर्व चेतावनी देने वाली प्रक्रियाएं जो है वो विकसित करना। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान में देना होगा। इसके बारे में आप जो है यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों के लिए 8 बड़े लक्ष्य जो है वो तय किए हैं, जिन्हें 2015 तक पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपका करंट का क्वेश्चन बन जाता है। कार्बन फुटप्रिंट, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर करके बहुत सारे एग्जाम, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। एक क्षेत्र में जो कोयले की खानों में भरपूर है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी देश द्वारा CO2 के उत्सर्जन में की गई कमी की मात्रा, नहीं ये नहीं है, कमी की मात्रा क्यों हम करेंगे। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योगों में कार्बन का प्रयोग, ये भी नहीं है। हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलाप में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, हाँ, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कितने अमाउंट में जो है वो बढ़ रहा है उसके बारे में, उसी को हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होगा, कहाँ पर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ, उसी को हम बोल देंगे कि वहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट जो है वो ज़्यादा या कम है। नेक्स्ट आते हैं 108 में, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार का अंतिम प्राप्तकर्ता, तो यहाँ पर देखो लास्ट टाइम में अभी जो है सबसे लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी और आपके मदन मोहन मालवीय जी को मिला है, तो वो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 108 में ये आप देख सकते हो कि 25 दिसंबर 2014 को इन दोनों को मिला था, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। नेक्स्ट आते हैं
109 में भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? तो उच्च वर्षा क्षेत्र में, अल्पबल वर्षा वाले, निश्चित सिंचाई वाले। तो निश्चित सिंचाई वाले, ठीक है। देखो आपका क्या कौन कौन सा रीजन था, तो आपका पंजाब रीजन था, और आपका हरियाणा, और आपका जो पश्चिमी यूपी है, हमारा जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पर भी ये जो है ग्रीन मतलब हरित क्रांति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफल रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो कि ये हमारा भाखड़ा नांगल डैम वगैरह का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इधर तक फ्लो होता था उसका। नेक्स्ट आते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये नोबेल विजेता इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1966 में इन्होंने हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत करी थी। रंग भेद अर्थापेट के क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो डी ऑप्शन जो है अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड आपका जो ये टर्म है वो दिखाई दे रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था का में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी लोच जो है वो उच्चतम है? तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि रोड से जो है वो जो है हमारा कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह, एक्सपोर्ट इन द सेंस कि अगर हमें इंडिया के अंदर कहीं पर कोई भी चीज़ लेके जाना है ना, तो रोड इट मीन्स आप देखोगे तो वायु तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं है। हाँ, रेल इसके बाद जो है वो रेल इट मीन्स सड़क से अगर थोड़ा सा कम बोले तो रेल जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन रेल भी तो, रेल की पटरियाँ हम हर जगह तो बना नहीं सकते ना, तो थोड़ा सा ये भी जो है वो उतना अफोर्डेबल नहीं होता। और वाटर में तो हर जगह है नहीं, तो ये ऑप्शन जो है वो आपके कट जाएंगे। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 112 नंबर में आते हैं मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति किस प्रकार से ब्याज तथा आय स्तर को प्रभावित करती है? तो 112 नंबर क्वेश्चन में आप देखो आय स्तर को बढ़ाती है परंतु ब्याज दर को घटाती है, ब्याज दर को बढ़ाती है परंतु आय स्तर को घटाती है, और तीसरा है ब्याज दर तथा आय स्तर दोनों को बढ़ाती है, और चौथा है ब्याज दर तथा आय स्तर दोनों को घटाती है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तो मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 113 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगेन यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। किसी मध्यम आकार के उपनगर में वार्षिक आप्रवासन की प्रवृत्ति प्रारंभिक जनसंख्या में 20% और जुड़ जाने की है। साथ ही अनुमोदन है कि प्रारंभिक जनसंख्या में 15% प्रतिवर्ष स्थान बदलकर कहीं और चले जाते हैं। यदि वर्तमान संख्या आपका कितना है 1 10 100,000 10,000 80,000 है, तो अब से 3 वर्ष पश्चात संभावित संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 80,000 आपका है तो 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 15% की कमी हो रही है, तो आप इस तरीके से 80,000 अब आपका जो है ये 15% की कमी और ये 5% की वृद्धि तक 3 वर्ष अगर आप करोगे तो 105 डिवाइडेड बाई 100 105 से आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 92,610। ये आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 140 में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसको ये एक बुक का नाम है, इसको कौन लिखा? तो ये अम्बेडकर जी जो है वो लिखे थे। 1923 में ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी। भीमराव अम्बेडकर का शोध प्रबंधन था ये, ठीक है। उन्होंने ये इसमें रिसर्च किया था। इसमें भारत की मुद्रा और बैंकिंग के बारे में जानकारी दी थी। यह शोध अम्बेडकर ने तब प्रकाशित किया जब मुंबई में सिडनेहम कॉमर्स कॉलेज में आर्थिक राजनीति के प्रोफेसर थे। तो ये प्रोफेसर रहते हुए इन्होंने काम किया था। ये रिसर्च पेपर जो है वो लिखा था 1923 में, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 115 द वेरी इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो। गंगा नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व, देखो नदियों का मैपिंग आपको पता होना चाहिए, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो पूछा जा रहा है। तो यमुना, देखो यमुना जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, और ये जो है प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और त्रिवेणी संगम आपने जानते ही होंगे। और घाघरा जो है आपके बलिया के आसपास वाले क्षेत्र में जो है गंगा से आकर के मिलती है। सोन तो आप देखोगे झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। गंडक जो है ये आपके बिहार में मिलती हैं, और कोसी भी जो है वो बिहार में ही मिलती हैं। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन जो है देखो सोन जो है वो इधर दे दिया, जबकि सोन जो है पहले नहीं होगा। घाघरा यहाँ पर पहले दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन कट गया आपका। यमुना ठीक है, इसके बाद घाघरा दिया, सही है। गंडक दिया, ठीक है, लेकिन सोन और कोसी, ठीक है, ये ऑप्शन सेम है क्या? घाघरा नहीं, ये देखो गंडक आ गया है पहले, तो पहले गंडक नहीं आएगा। और सी इसी तरीके से आप डी को भी देख सकते हो, ये भी आपका पहले घाघरा दे दिया, तो ये भी आपका कट गया, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गंडक जिसे हम नारायणी नदी भी कहते हैं, कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पर। R1 और R2 त्रिज्याओं R1 इज लेस देन R2 के दो वृत्त हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 693/2 सेमी स्क्वायर है। उनकी परिधियों का अंतर 22 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के व्यासों का योगफल क्या होगा? तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका 693/2 दिया था, तो यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकालोगे तो 10.5 आ जाएगा। और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, तो यहाँ पर 2 × पाई × r की वैल्यू जो है वो 10.5 जब रख देंगे तो इक्वल आपका 66 आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 44, यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 2r1, अब व्यासों का योग करना होगा 2r1 + 2r2, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो देख लो आपका 35 सेंटीमीटर, इट मींस डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 समांतर श्रेणी में है, ठीक है। A1 + A5 + A10 ये आपका दिया हुआ है = 225 है, तो इसका मान जो है वो क्या होगा? तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। देख लो एक बार सॉल्व कैसे करेंगे हम। ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी पिछले साल में पूछा गया है। तो यस, ये nवां पद हमें निकालना होता है, तो a + n-1d जो है ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो शर्तानुसार A1 + A5 + A10 + A15 A20 + A24 = 225 जो है वो दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो आपका जो ये आपका समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला, ये देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो n/2 2a + n-1d, तो आप जब इसमें रखोगे तो आपका S24 का वैल्यू जो है वो 900 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आराम से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा आपका टाइम जरूर ले सकता है, लेकिन आप कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो संविधान से रिलेटेड आपको देखना है। संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। थर्ड है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 118 में आप अगर देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 2 3 4 1 4 5 और 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो 119 में जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी क्या है कम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट ओनरशिप इन दी सेक्टर अंडरटेकिंग इज डायलूटेड इट इज कॉल्ड। देखो जब ना सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो गवर्नमेंट पैसे कम लगाती है और किसी प्राइवेट सेक्टर को इट मीन्स इन्वेस्टमेंट के लिए दी जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो आपने टर्म जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट का टर्म आपने पढ़ा होगा। इट मीन्स विनिवेश जो है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे रेलवे में आपने देखा होगा कि बहुत सारा रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है, प्लस रोड काफ़ी सारे बनाए जा रहे हैं ना। तो इन सब में ही काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, और काफ़ी सही चीज़ है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो सारी ही चीज़ें इट मीन्स सारा डेवलपमेंट जो है वो कर सके। नेक्स्ट आते हैं 120 निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 86 जो है संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को उपबद्ध करता है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, तो ये आपका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो RT एक्ट जो है वो 2009 में आया था। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, तो इसमें आया था, इसमें अनुच्छेद 21(1) जो है वो जोड़ा गया था। अच्छा, अनुच्छेद 21(1) कहाँ से गया था, जोड़ा गया था? आपने पढ़ा होगा DPSP में। DPSP में अनुच्छेद जो है वो 45, ठीक है, आर्टिकल 45 ये जो है यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो है वो था आर्टिकल, तो इसी में जो है वो मॉडिफाई करके इसको मूल अधिकार बना दिया गया 21(1) के अंतर्गत, ठीक है। तो ये RT एक्ट जो है वो 2010 से लागू हुआ था। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए था? वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए था। इसी में आपको ध्यान देना होगा कि एक जो है मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो एक मूल कर्तव्य भी आपका इसी 86वें संविधान संशोधन के थ्रू जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 120 क्वेश्चन टोटल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 9 पार्ट में हमने 3 ईयर के क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए हैं, प्लस एक टेस्ट सीरीज भी हमने 2 पार्ट में पूरा का पूरा 120 किया है। तो होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छा लग रहा होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मैं इस सीरीज को और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला करके यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।